जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम समझेंगे कि जीके क्वेश्चन किस तरह से आपको समझना है, बल्कि ना कि रटें आप लोग। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छे से वीडियो पूरा कंप्लीट करें, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहा, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है? जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी दोस्तों, तो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो मयूरभंज जो जिला है अपना दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप जल्दी से देख लेंगे हमारे साथ कि मैप में उड़ीसा राज्य में मयूरभंज कहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर मैप दिख रहा है भारत में। अगर आप देखेंगे भारत का नक्शा दोस्तों, तो भारत के नक्शे में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है। तो ब्लैक ब्लैक जो है यहाँ पर उड़ीसा राज्य है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर उड़ीसा दिख जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से निकाल के लाए और आपके सामने हमने पेश किया। तो ये सामने आपके आ चुका है उड़ीसा का मानचित्र। तो उड़ीसा के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मयूरभंज है। तो मयूरभंज आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो 7.0 से कम होते हैं दोस्तों। तो हम पीएच स्केल के माध्यम से समझ लेते हैं कि दोस्तों कि पीएच स्केल में कहाँ पर अम्लीय कहाँ पर क्षारीय होता है। तो आप पीएच स्केल में यहाँ पर आप समझेंगे मेरे साथ। अगर यहाँ पर बात की जाए 7 की, तो 7 जो है न्यूट्रल होता है। 7 अगर 7 से अगर नीचे की ओर आते हैं हम, तो यहाँ पर अम्लता बढ़ती चली जाती है, एसिड बढ़ता जाता है और साथ ही साथ H+ आयन भी बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम दोस्तों 7 से आगे की ओर जाएंगे दोस्तों, तो 7 से आगे की ओर जाते ही आपको यहाँ पर क्षारीयता के गुण देखने को मिल जाएंगे। तो अधिक से अधिक यहाँ पर क्या होता है, OH+ आयन बढ़ने लगते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं स्केल से। हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि पेट में कितना यहाँ पर पीएच मान होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण। तो पेट का जो पीएच मान होता है दोस्तों 1 होता है, नींबू के रस का 2 होता है दोस्तों, सिरका का जो होता है 3 होता है, संतरा का 3.5, और जो अंगूर है सोडा होता है उसका 4, खट्टा दूध जो है उसका 4.5, और ताज़ा दूध जो होता है उसका 5 होता है। मनुष्य की जो लार होती है वो 6 से 6.8, 6.8 दोस्तों, 6.8 यहाँ पर मनुष्य की लार का पीएच मान होता है लगभग। जी आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। प्योर वाटर का पीएच मान 7 होता है। हम देखेंगे कि मानव की लार यहाँ पर दोबारा से है, तो आप घबराएं ना, आराम से फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे। 6.8 मानव की लार का पीएच मान होता है। जो हमारा खून होता है, खून का पीएच मान जो है फ्रेंड्स 7.4 होता है। अंडे की सफ़ेदी का 8 होता है। सागर के पानी का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। बेकिंग सोडा का 9, और अगर बात की जाए यहाँ पर अमोनिया के पानी की 11। ठीक है दोस्तों, नींबू पानी जो रहने दीजिए। कास्टिक सोडा जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कास्टिक सोडा का पीएच मान जो है वो 14 मतलब 14 होता है। कास्टिक सोडा NaOH इसका सूत्र होता है कास्टिक सोडा का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कास्टिक सोडा का फॉर्म ही यहाँ से पूछा गया है, फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने 1878 में बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी जो है किस तरह से यमुना नदी में मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ यमुना नदी और चंबल नदी। सबसे पहले चंबल नदी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चंबल नदी आपको दिख रहा होगा इधर की साइड इंदौर के महू से निकलती है चंबल नदी। इंदौर के महू नामक स्थान जानापा पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर चंबल नदी आपको यहाँ पर क्लियर मैंने करा दिया है। तो चंबल नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों, इस तरह से बहती हुई आपको दिख रहा है फ्लो, यहाँ से बहती हुई चली जाती है और जाके कहाँ मिल गई, इधर जाके मिल जाती है यहाँ पर दोस्तों। तो यमुना नदी में यहाँ पर जाके मिल गई। तो आप ये मानचित्र के माध्यम से आपको मैप के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि यमुना नदी में चंबल नदी जाके मिल जाती है। अब हम चलेंगे दोस्तों अगले
प्रश्न की ओर। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई। तो किस शहर में समाप्त हुई थी 1857 की भारतीय क्रांति? तो ये ग्वालियर में समाप्त हुई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। CSIR, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, इस चीज़ को आप क्लियर करें। लिखा हुआ है स्वायत्त निकाय में CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। तो आपको CSIR का पूर्ण रूप बताना है। तो CSIR का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से और भी क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं दोस्तों, तो उस चीज़ को अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने CSIR का लोगो आपके लिए लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर CSIR का यहाँ पर लोगो। CSIR का जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है फ्रेंड्स, इसको आप देखें, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका पूर्ण रूप होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जान लेते हैं, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है, जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है और इसको ध्यान भी रखना है। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इस चीज़ के बारे में हम समझें। CSIR की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है सितंबर 1942 में, आपको याद भी हो गया है। सितंबर 1942 में CSIR की यहाँ पर स्थापना हुई थी। CSIR की स्थापना सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी। अगर बात की जाए CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो CSIR के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में CSIR के अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों कि महानिदेशक कौन है, तो CSIR के महानिदेशक वर्तमान में हैं शेखर मांडे जी। शेखर मांडे वर्तमान में CSIR के महानिदेशक हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपका दिखेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहर्त नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोकनाट्य भांड पाथेर, लोकनाट्य भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो भांड पाथेर कश्मीर की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर याद हो चुका है कश्मीर का यहाँ पर लोक नृत्य कौन सा है? भांड पाथेर। अभी मैं आपको मानचित्र या फोटो के माध्यम से आपके ब्रेन में सेव करा दूंगा इजीली। तो आप देखेंगे भांड पाथेर के बारे में। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग होते हैं, भांड पाथेर कॉमेडी की तरह करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर पुरुष भी हैं यहाँ पर बने हुए हैं कुछ ना कुछ रूप में। तो आगे अगली फोटो के माध्यम से और अच्छे समझेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी मस्ती कर रहे हैं कुछ बुजुर्ग लोग, आपको समझ में आ गया होगा भांड पाथेर। तो देखिए डंडा लेके यहाँ पर खेल रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। भांड पाथेर के बारे में आपको ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और इसके माध्यम समझने के लिए। इस तरह से भांड पाथेर के यहाँ पर लोक नृत्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है दोस्तों? तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक अणुओं से संबंधित समूह है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए शासकीय निकाय है, ये आपको याद रखना है। ITTF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब स्थापना मुख्यालय वगैरह के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आपको लोगो दिखा देता हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का
किस तरह का लोगो है। तो आपको दिख गया है यहाँ पर लोगो और आपको क्लियर भी हो गया इस तरह का जो लोगो है ITTF यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय और अध्यक्ष के बारे में सबको जान लेते हैं। तो इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 1926 में हुआ था। प्रकार है खेल संघ का। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। 227 सदस्य इसके संघ हैं। अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पेट्रा सॉर्लिंग इसके अध्यक्ष हैं। पेट्रा सॉर्लिंग जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। आपको ये क्लियर हो चुका है। ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी दोस्तों। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। पेट्रा सॉर्लिंग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। भारत के किस राज्य में फसल भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न, सुर सरोवर जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था सुर सरोवर को? तो दोस्तों 2020 में इसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम और डिटेल में जानते हैं सुर सरोवर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा में सुर सरोवर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, स्वागतम सुर सरोवर पश्चिम बिहार। तो ठीक है, कथिम आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये आपको क्लियर हो चुका है। सुर सरोवर पश्चिम यहाँ पर बिहार, कीथम आगरा आपको क्लियर हो चुका है। आगे क्यों चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उगादि जो है वो आंध्र प्रदेश का भी है, साथ ही साथ तेलंगाना और साथ ही साथ कर्नाटक का भी। तो आपको यहाँ पर तीनों राज्य में से एक राज्य दिख गया है, आंध्र प्रदेश। उगादि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उगादि जो त्यौहार है, तो आपके सामने मैंने इमेज लगाई हुई है। हैप्पी उगादि, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया उगादि आंध्र प्रदेश। इस तरह से उगादि फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको आपके सामने पिक्चर दिख रही है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो रेयान कपड़ा बनाने के लिए किसका? सेल्यूलोज फाइबर का यूज किया जाता है। रेयान कपड़ा बनाने के लिए सेल्यूलोज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह का रेयान कपड़ा सेल्यूलोज यूज़ करके बनाया जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कपड़े जहाँ कपड़ा और यहाँ पर एक स्त्री भी पहने हुए है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहने वाली है। रेयान सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, जो आपको क्लियर मैंने करा दिया। कपड़ा अगर बात की जाए यहाँ पर कपड़ा उद्योग में, दोबारा से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कपड़ा उद्योग में रेयन को विस्कोस रेयान या फिर कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। जो आपको क्लियर हो गया है। तो रेयान को कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है कपड़ा उद्योग में। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। एक अवैध सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना है जो एक नदी के आर पार निर्मित होती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी को रोकने के लिए ऊपर की तरफ जलाशय होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जेट किसकी बात कर रहा है, बांध की बात कर रहा है, डैम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर नदी का पानी रोक लेता है, ऊपर की ओर डैम बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आपने देखा भी होगा डैम, नदी नीचे की ओर बह रही होती है, ऊपर की साइड डैम बनाया जाता है और डैम का गेट भी बंद कर दिया जाता है। उसी हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से डैम के गेट खोले जाते हैं। ये आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने यहाँ पर 1990 में धौलावीरा में खुदाई की थी। जी आपको क्लियर हो चुका है। फोटो के माध्यम से आपको और बता देते हैं। R.S. बिष्ट आपके सामने यही रहे। तो R.S. बिष्ट आपके सामने जे रहे हैं, आपको दिख गई है इनकी इमेज। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देश की मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? तो RBI की कुल देयता को क्या कहा जाता है? हाई पावर मनी कहा जाता है दोस्तों। हाई पावर मनी कहा जाता है RBI की कुल देयता को। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। हाई पावर मनी आपको दिख रहा है। हाई पावर मनी
उच्च शक्ति मुद्रा आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, आगे क्यों चलेंगे हम। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना डैश में हुई थी। तो 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, साथ ही साथ लोगों के बारे में भी आप देख लेंगे यहाँ पर इसका लोगो क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आया हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसी में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI की स्थापना 1951 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर ने NRAI के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिसके बाद श्री यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत ने यहाँ पर आगे चल के इन्होंने सदस्यता या यहाँ पर अध्यक्षता निभाई थी। अब आगे की ओर देखेंगे, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर लोगो आपको दिख रहा है और अच्छे से क्लियर ब्रेन में आपके में सेव भी हो चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कब स्थापना हुई थी, मुख्यालय वगैरह, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर स्थापना आपको पता ही चल गई है 1951 में। यहाँ पर दूसरी बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में है, वर्तमान में अध्यक्ष रणिंदर सिंह हैं। रणिंदर सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जी आपको क्लियर हो चुका है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य देश तक के सभी बच्चों को क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आर्टिकल 21A मौलिक अधिकारों में यहाँ पर रखा गया है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, रिकेट्स द्वारा या फिर रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः, अगर बात की जाए रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो रिकेट्स है दोस्तों, रिकेट्स जो है अपना किसके कारण, रिकेट्स जो है दोस्तों विटामिन डी के कारण और रतौंधी विटामिन ए के कारण यह कमी आ जाती है। तो रिकेट्स जो है आप समझ चुके हैं, रिकेट्स यहाँ पर हड्डियों से संबंधित है और साथ ही साथ जो विटामिन ए है रतौंधी आंखों से संबंधित है। अगला, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, सरिस्का बांध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सरिस्का जो बांध अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण हम देखेंगे, पहले सरिस्का का आप डायग्राम देख लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरिस्का जो बांध अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान के अलवर जिले में है, जो आपको याद रखना है। बाघ परियोजना सरिस्का, जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है और क्लियर भी हो गया होगा, आपको याद रखना है। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है। हम देखेंगे कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाई माधोपुर में है, ये आपको याद रखना है। सवाई माधोपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, केलादेव, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है और साथ ही साथ जो NCERT में भी इसका वर्णन है, तो पता ही है आपको, फिर तो पूछा ही जाएगा। केलादेव यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, सरिस्का भी बता दिया अलवर में है, जी आपको याद भी हो गया है। अब मैं देखूंगा कि राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स, तो वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में, तो सरिस्का अलवर आपका ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, रामसागर धौलापुर, केसरबाग धौलपुर, केसरबाग धौलपुर में है। वन विहार वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में है राजस्थान के, जो आपको याद रखना है, राजस्थान के धौलपुर में वन विहार है। अगला पॉइंट इसी में, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभलगढ़ जो है पाली उदयपुर में है, आपको याद रखना है। पाली उदयपुर राजस्थान के, जो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाहर सागर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर
यहाँ पर आपका जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कोटा में, आपको कोटा तो अच्छे से पता ही है कि इसके लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया। तो घड़ियाल के लिए फेमस है जवाहर सागर कोटा में। आगे की ओर देखेंगे दोस्तों कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है, मतलब जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है और उसके क्षेत्र के बारे में सही नहीं है। तो जलोढ़ मृदा जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जी बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मृदा जो है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करूँगा जो आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा हम माफ़ करना दोस्तों, वो बीच में कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है। हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पुरानी जड़ों को बांगर कहते हैं और नई जड़ों को खादर कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, बिल्कुल ये भी सही उत्तर है। तो मैंने बता दिया है जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में फ्लो करती है। तो यहाँ पर आपको मैं डायग्राम के माध्यम से क्लियर करा देता हूँ। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा है ना, ये मैदानी क्षेत्र है, आपको क्लियर हो चुका है ये वाला पार्ट, है ना दोस्तों। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हर एक मृदा को आप देख लेंगे कि पर्वतीय कहाँ पर है, मरुस्थली कहाँ पर है, साथ ही साथ लाल वाली कहाँ पर है, काली वाली कहाँ है, लेटराइट कहाँ है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ इंडिकेट किया है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोंगरी जो है फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन सी आपका डोंगरी बिल्कुल का उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में डोंगरी भाषा का उल्लेख है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ में 14 भाषा थी। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। अगर मैं बात करूं समय समय पर किस तरह से जुड़ती गई, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूं किस तरह से समय समय पर जुड़ती गई। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 21वां संविधान में संशोधन हुआ था 1967 में, तब सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब इसमें यहाँ पर कोंकणी दोस्तों, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तब इसमें 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, ये अच्छे से पता है आपको, ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ ही साथ जल के साथ रिएक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्लियर होकर रहा है। ग्लूकोज को शर्करा भी बोलते हैं जी। यहाँ पर बढ़िया से मैंने आपके लिए छोटा सा डायग्राम लगा दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है, तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य के रूप में बना था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दोस्तों, 9 नवंबर को यहाँ पर उत्तराखंड हो गया। अगर 15 की बात करूँ, 15 नवंबर को झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो उन्हें अब स्फीति सिराएं कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको हमारी वीडियो में हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बीच में आई बाधाओं के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो में सारी चीज़ें अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूं मैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।